Hello friends, welcome to Prep on IAS, and in this lecture number 24 of the Basics Geography series, we will start a new NCERT. हम नई NCERT स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी जो 6th एंड 7th क्लास की NCERT थी वो कंप्लीट हो गई हैं। आज हम 8th क्लास की जो NCERT है जो कि बेसिकली रिसोर्सेज या ह्यूमन ज्योग्राफी पे बेस्ड है उसकी बात करेंगे। तो हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी में फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ देखे थे। अर्थ की स्पेस में पोजीशन क्या है, सन के अराउंड कैसे अर्थ और अदर प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, ग्लोबल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक बातें, इंडिया एज ए कंट्री साइज़ कितना बड़ा है और कहाँ लोकेटेड है अर्थ पे, ये बातें हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में की थी। 7th क्लास की एनसीईआरटी में हमने चीज़ों को थोड़ा सा और ब्रॉड किया और एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से हमने जो 4 मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ हैं, लिथोस्फीयर यानी लैंड फॉर्म्स देखे थे, बायोस्फीयर यानी बायोम्स एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखी थी, हाइड्रोस्फीयर यानी हमने नदियों या वाटर का जो काम है, जो वर्क है, रिवर्स एंड फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स देखे थे। देन हमने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखा था। तो 7th क्लास में हमने एटमॉस्फेयर के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी को पढ़ा था। बेसिकली ये 3 पर्सपेक्टिव होते हैं ज्योग्राफी में। एक आप एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़िए ज्योग्राफी को, एक आप फिज़िकल फीचर्स के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी को पढ़िए, और तीसरा जो है वो है रिसोर्स या इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। ये क्या होता है रिसोर्स ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ वेयर एंड वाई ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ आर लोकेटेड, वेयर दे आर, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे क्यों हो रही हैं, क्या फैक्टर्स उनको जन्म देते हैं, क्या फैक्टर उन्हें रेगुलेट करते हैं और क्या फैक्टर उनके डिटरमाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर रिसोर्स ज्योग्राफी, जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमंस के पास जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ लोकेटेड हैं और उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सारा हम रिसोर्स ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी के जो 2 मेन क्लासिफिकेशन है फिज़िकल एंड ह्यूमन में, वो आप देख लीजिए। बायो ज्योग्राफी या इकोलॉजी या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को अलग भी मान लेते हैं, पर जनरल इनको कभी कभार किसमें फिज़िकल ज्योग्राफी में क्लासिफाई कर देते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी यानी लैंड फॉर्म्स, टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, जो लैंड फॉर्म्स हैं जैसे कि मेजर फीचर्स ऑफ द अर्थ हो गए, ओशियन बेसिन्स हो गई, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए एंड माउंटेन्स हो गए। क्लाइमेटोलॉजी मेनली कंसंट्रेट ऑन एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का भी कुछ क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, बेसिकली ये एटमॉस्फेयर से संबंध रखती है। बायो ज्योग्राफी, इसमें हम नेचुरल वेजिटेशन देख लेते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है उस नेचुरल वेजिटेशन पे, और क्या फैक्टर वहाँ की वेजिटेशन को गवर्न करते हैं, और वहाँ कौन से एनिमल या वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोलॉजी यानी कि आप कह लीजिए हाइड्रोस्फीयर और उसका एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन को हम हाइड्रोलॉजी कह देते हैं, और ये भी हमने थोड़ा थोड़ा सारे के सारे 6th एंड 7th क्लास की एनसीईआरटी में देख लिए। अब आप आ जाइए ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। ऐसी ज्योग्राफी का मतलब अगर हम कह लें इन द सेंस स्पेस, है ना। ज्योग्राफी को अगर हम डिफाइन करें एक टर्म में तो वो है स्पेस में एक्टिविटी, चाहे वो फिज़िकल फैक्टर्स कर रहे हों, चाहे वो फिज़िकल चीज़ों का मोशन हो, जैसे कि लैंड का ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक, या फिर रिवर्स या वाटर का, एयर का, इन सब का, या फिर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हों स्पेस में, तो उसे हम ऐसी ज्योग्राफी जो कि स्पेस में ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को
अर्थ की सरफेस पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को गवर्न करती है, कुछ फैक्टर्स रहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कह देते हैं। उसमें पहला है इकोनॉमिक और रिसोर्सेज ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो ओशियंस हो, मिनरल्स हो, फ्यूल्स हो, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसे तो हम रिसोर्स ज्योग्राफी कह देते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडस्ट्री या फिर ह्यूमन के जो हैबिटेशन है उसकी लोकेशन या एग्रीकल्चर की लोकेशन को कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, क्यों जहाँ लोग बसे हैं वहाँ बस रहे हैं, या फिर क्यों जहाँ लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ उन्होंने लगाई है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी ये क्या है कि किसी एरिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, सेक्स रेशियो क्या है, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, उनमें से एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, ये सारी हम डेमोग्राफी या पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है किसी कंट्री की, कैसे हम रेगुलेट कर रहे हैं जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, सारी चीज़ें आ जाती हैं। कल्चरल ज्योग्राफी, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर कोई कल्चर पला बड़ा है तो उसके क्या यूनिक एस्पेक्ट हैं और वो जैसा पला बड़ा है वो क्यों पला बड़ा है। और फाइनली आ जाता है परसेप्शन एंड बिहेवियर, हाउ ह्यूमन माइंड्स, हमारे ह्यूमन दिमाग जो स्पेस है, 3D स्पेस है या नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे अराउंड, उनको कैसे परसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कि नदी के किनारे एक ना एक दिन बाढ़ आने वाली है, स्टिल पीपल लिव देयर, है ना, फिर भी वहाँ लोग रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हम जो थ्रेट का परसेप्शन है वो कम है तो वहाँ लोगों की जो आबादी है कम होगी? थ्रेट का परसेप्शन कम है तो आबादी ज़्यादा होगी कि थ्रेट कम है, और हकीकत में हो सकता है थ्रेट ज़्यादा हो। और अगर उल्टा है, थ्रेट का परसेप्शन ज़्यादा है तो वहाँ आबादी कम होगी। तो हम जो एक्चुअल में स्पेस है जो हम मैप्स पे देखते हैं अपने दिमाग में, जनरली जब तक हम मैप नहीं देखते हैं तब तक वैसा स्पेस हमारे दिमाग में बैठता नहीं है। तो हम स्पेस को कैसे परसीव करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ मेन कंपोनेंट्स थे। अब आप सोच रहे होंगे इन सबको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, आप तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनमें ये सब कौन पूछता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि प्री में तो रिसोर्सेज के बारे में पूछ ही लिया जाता है, फैक्टर्स के बारे में पूछ ही लिया जाता है, एग्रीकल्चर और कल्चर के बारे में पूछ ही लिया जाता है, सोसाइटीज़ के बारे में पूछ ही लिया जाता है। पर जो मेंस है, अगर आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो मेंस में बेसिकली अब फिजिकल ज्योग्राफी से आना बंद हो गया है। फिजिकल ज्योग्राफी इज़ आउटडेटेड, फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेनली वो आ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से, बिकॉज वी हैव सो एंटायरली चेंज्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ कि अब ऐसी अर्थ पे कोई सरफेस नहीं बची जहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप ना हो, जहाँ उन्होंने अपने मार्क्स ना छोड़े हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, पहला तो है मेंस, अगर आप लिख रहे हैं तो बेसिकली आपको ये पढ़ना है, और ये सारे जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं वो लोग भी इनको लैक करते हैं। किसको? एनसीईआरटी में जो रिसोर्स वाला पार्ट दे रखा है तो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने अच्छे अच्छे ऐसे लड़कों को, अपने दोस्तों को देखा है जो कि इसमें लैक करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। पहला, देन हाउ पीपल परसीव, डिपेंडिंग ऑन कि आप स्पेस एंड टाइम को कैसे परसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस भी, मान लीजिए दिल्ली रहते हैं, आपको दिल्ली से कश्मीर जाना है तो आप सोचेंगे कश्मीर बहुत दूर है, जबकि हकीकत में कश्मीर कितना दूर है? जितना यहाँ दिल्ली से ग्वालियर है, करीब 300-400 किलोमीटर। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको टाइम कितना लग रहा है, आप डिस्टेंस को भी टाइम के प्रोपोर्शनल मान लेते हो। अगर अच्छा ट्रांजिट मीडियम है जैसे कि ग्वालियर तक के लिए है तो आप सोचोगे कि वो जगह पास में है। अगर आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है वो अच्छा है तो आपको लगेगा, आप किस में मेजर करने लगते हो, 2 ही घंटे में, 3 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, जबकि कश्मीर वास्तव में
आप 6 से 7 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन ग्वालियर 2 से 3 घंटे में पहुंचेंगे। हाउएवर द डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस इक्वल होने के बावजूद भी आप दोनों चीज़ों को अलग परसीव कर रहे हो। आप बोलोगे कश्मीर दूर है और ग्वालियर पास है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर आप रिवर बैंक पर रह रहे हो, पहाड़ी इलाके में रह रहे हो, जंगलों में रह रहे हो, कुछ थ्रेट्स हैं, अगर आप उन्हें ज़्यादा परसीव कर रहे हो तो आप वहाँ नहीं रहोगे। आप जितनी हैं उससे ज़्यादा परसीव कर रहे हो तो आप वहाँ नहीं रहोगे। और अगर आप कम परसीव कर रहे हो जितनी की एक्चुअल में थ्रेट्स है, जैसे कि हिमालयाज में, तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और एक दिन डिजास्टर होगा। थर्ड जो फैक्टर है वो लोकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। एक तो हो गया कि आप नेचुरली हैबिटेशन की बात करें तो वो तो ह्यूमन ज्योग्राफी या बिहेवियरल ज्योग्राफी गवर्न करती ही है, परसेप्शन करता ही है। उसके अलावा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की जो प्लेस है वो भी आप किस हिसाब से कि मेरे लिए जो खेत है वो पास में हो मेरे घर से, उस हिसाब से आपका एग्रीकल्चर या हैबिटेशन रहेगा। और इंडस्ट्री के लिए कि मुझे जो भी ज़रूरत है इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी, जो इन रॉ मटेरियल है, जो लेबर है, वो सब मुझे उस जगह पे अवेलेबल होगी, जहाँ अवेलेबल होगी वहीं मैं ये लगाऊंगा। आपको याद होगा ये केस कौन सा, टाटा का नैनो केस, जो कि पहले कहाँ लगने वाला था, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ ये सारे फैक्टर अवेलेबल थे, लेकिन बाद में पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की वजह से वो वहाँ नहीं लगा। देन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सिमिलरली प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी डिसाइड होता है डिपेंडिंग ऑन द क्या फैक्टर्स फेवरेबल हैं। जब हम 7th क्लास की एनसीईआरटी में सेटलमेंट्स एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, तब मैंने बात की थी कि साइट के लिए क्या फैक्टर फेवरेबल हैं, जैसे कि पानी हो, लैंड हो, और वहाँ पे घर बनाने या लाइवलीहुड के लिए कोई व्यवस्था हो। तो ये सारे फैक्टर हो गए हमें ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी है उसके लिए। अब जो हम 8th क्लास में रिसोर्स और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो हम पहला टॉपिक देखेंगे व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके कितने टाइप हैं, कैसे उन्हें कंजर्व किया जाए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है अलॉन्ग विद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा भी नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, फ्यूल्स हो गए, और सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज जिसे कोई रिसोर्स नहीं मानता है वो क्या है, एयर। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है हमें इसकी वैल्यू पता चलती जा रही है। तो सेकेंड चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे, थर्ड में हम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज देखेंगे, जैसे कि आयरन के और कहाँ मिलती है, एल्यूमिनियम कहाँ मिलती है, या फिर और भी कोल वगैरह या पेट्रोलियम वगैरह कहाँ मिलते हैं। फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे एग्रीकल्चर इंडिया में क्यों इतना प्रेवलेंट है, उसके लिए क्या फैक्टर उसके फेवर में काम कर रहे हैं, क्या अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, इंडिया में कौन सी मेन क्रॉप्स हैं, और अभी प्रेजेंटली एग्रीकल्चर की या फार्मर्स की क्या पोजीशन है। इंडस्ट्री में हम देखेंगे इसकी लोकेशन को कौन से फैक्टर डिटरमिन करते हैं और ये कहाँ कंसंट्रेटेड है, कहाँ कंसंट्रेटेड है इंडस्ट्री, ये देखेंगे इस वाले चैप्टर में। देन वी विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। अगर कोई रिसोर्स पूरी धरती पे सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो है ह्यूमन रिसोर्स। आपने जापान का नाम सुना होगा। जापान इज़ ए नेशन विदाउट, आप कह लीजिए मिनरल और पावर रिसोर्सेज नहीं है उसके पास। उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हमने वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, लैंड, एयर, ये सब भी, लैंड, वाटर, ये सब भी बहुत लिमिटेड है। इसके बावजूद भी जापान इज़ हाईली डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हाईली डेवलप्ड, क्योंकि उन्होंने जो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप किया, उनको कैपेबल बनाया। ह्यूमंस को ही क्या बनाया उन्होंने, रिसोर्सेज, बाय मीन्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल्स।
इसकी वजह से वो अभी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं तो हमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने की जो नीड है वो ये है कि अगर हमें आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है या मॉडर्न अर्थ पे जो भी प्रेजेंट एक्टिविटीज हैं उनको अगर हमें समझना है तो हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन आर द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑन द अर्थ। अब कोई भी अर्थ पे कोई भी चीज़ ह्यूमंस के बियॉन्ड नहीं रह गई है, तो हमें ह्यूमंस के द्वारा जो क्रिएट एनवायरनमेंट है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, ह्यूमन से डेराइव्ड जो ज्योग्राफी है जिसमें ह्यूमन और स्पेस का इंटरेक्शन है, वो पढ़ना नेसेसरी हो गया है। इसके बिना आप ना तो अपनी लाइफ को समझ सकते हो और ना ही अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेंस में अच्छे आंसर्स लिख सकते हो, क्योंकि अब वो फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी से इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पूछते हैं या फिर मेनली ह्यूमन ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द 8th क्लास एनसीईआरटी। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लुक एट द रिसोर्सेज टॉपिक वाइज। जो हमने टॉपिक लिस्ट किए हैं 6 चैप्टर्स हैं उनको टॉपिक वाइज देखेंगे, और बिलीव मी आप इनको पढ़ने के बाद आपकी जो वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमंस के द्वारा जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, जो क्रिएटेड ज्योग्राफी है, उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसा आप समझते हैं वर्ल्ड को, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। आप बहुत ब्रॉड व्यू से फिर वर्ल्ड को देखने लगेंगे और अंडरस्टैंड करने लगेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।